नमस्कार व्यूअर्स। अभी हाल ही में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। उन्होंने जवानों और अधिकारियों को लेकर ओआरओपी पर बेबयानी की है। ऐसा ही उन्होंने एचएएल के कर्मचारियों के साथ 2018 में किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसरो के कर्मचारियों को लेकर उलट पुलट बयान दिए जा रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मौजूद रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आला सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये लोग ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे हैं? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने अपने शुरुआती आपने इंट्रोडक्शन दिया, जो सवाल पूछे, उसमें आपने एक बात कही कि ये बेतुका बयान, ये बेतुका केवल बेतुका बयान नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इसके पीछे कोई सामरिक रूप से एक चाल है, और वो ये है कि किसी तरीके से जितनी संस्थाएं हैं भारत की, उसको कमजोर कर दो, और जब तक वो कमजोर नहीं होंगे तब तक इनका राज स्थापित नहीं होगा। और ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं। इनके नेतृत्व में पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग काम करता है, जॉर्ज सोरोस गैंग काम करता है, और उनको लगता है कि भारतीय सेना जैसी अगर मजबूत संस्थाएं रहेंगी तो इनकी जो राजनीतिक मंशा जो है वो कभी पूरी नहीं होगी। तो इन्होंने एक बयान दिया कि ओआरओपी को लेकर कि जवानों और अफसरों के बीच में बहुत असंतुलन है। उनमें जैसा आपने कहा कि उसमें सामंजस्य नहीं है, खाई पाटना चाह रहे हैं। ठीक। तो देखिए, ऐसे बयान तो कोई देश का कपूत ही दे सकता है, सपूत तो दे नहीं सकता है। और ऐसा जो बयान देने वाला है उसको आप क्या कहेंगे? उसको देशद्रोही कहेंगे। और वही नहीं, उन्होंने ये बयान दिया, जैसा कि मैंने कहा, एक सोचा समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया, और उनके चेलों ने उसको दूसरे जगह पर उसको फैलाया, जिसको अंग्रेजी में कहते थे इकोड हिज ऑब्जर्वेशंस और हिज कमेंट्स। उसको उन्होंने चारों तरफ फैलाने की कोशिश की। अब इसको सेडिशन और देशद्रोह में आप इसका गिनती करेंगे कि नहीं करेंगे? ये जो हमारे माननीय जज साहब हैं, हमारी न्यायपालिका है, ये सेडिशन और इसका ये ढूंढती फिर रही है इसकी परिभाषा, और ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि सेडिशन और देशद्रोह किसको कहते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको सेडिशन और इसका नहीं मिल सकता। और ये एक उनका भी टेस्ट है न्यायपालिका का, कि अगर आप इसको भी देशद्रोह नहीं मानते हैं तो फिर आप किसे सेडिशन और देशद्रोह मानते हैं? और अब इसके बाद, इस उदाहरण के बाद भी क्या कोई परिभाषा की जरूरत है? ऐसे भी मैं आपको बता दूं, तीस्ता शीतलवाद और गौतम नौलखा के केस के बाद लोगों की आस्था यहाँ के न्यायपालिका पर बिल्कुल नीचे के स्तर पे आ गई है। और ये जितने देशद्रोही हैं, गौतम नौलखा और ये तीस्ता शीतलवाद के, ये जो मोहब्बत का रवैया जो हमने न्यायपालिका का देखा, उसमें भी एक बहुत संदेह पैदा करती है लोगों के दिलो दिमाग पर। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है। आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उदाहरण दिया, और मैंने अपनी इस किताब में एक पूरी चैप्टर लिखी है उस पे। इस चैप्टर का इसका शीर्षक है चीन का एचएएल कर्मचारियों को अस्थिर करने का प्रयास।
और उसमें मैंने ये पूरा, ये आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उनका उनका जो इंटरेक्शन हुआ था, जो उन्होंने बातचीत की थी, मीटिंग बुला के एचएएल कर्मचारियों उनको की, भड़काने की कोशिश उनको की। भड़काने की कोशिश, उसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। तो यही नहीं, आप देखिए ये किताब तो आज से करीब 2 साल पहले लिखी गई थी, और मैंने इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा है, ये इस किताब के नो द एंटी-नेशनल्स जो हिंदी इसका वर्जन है, उसमें मैंने लिखा है निष्कर्ष में, आज इस राजनीतिज्ञ ने चीन के कहने पर एचएएल के कर्मचारियों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की। कल वह और उसके जैसे भाभा परमाणु शोध केंद्र के कर्मचारियों के साथ भी यही करेंगे। उसके बाद इसरो कर्मचारियों के साथ, इसरो के तो आ ही रहा है ना उनके प्रवक्ता बिल्कुल, वगैरह कि बिल्कुल। इनको सैलरी नहीं मिल रही, जबकि इसरो वाले खुद कह रहे हैं। ये देखिए मैंने 2 साल पहले लिखा है। फिर सेना के यूनिट्स और नेवी और वायु सेना के बेस में घुसपैठ करने का प्रयास वो अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया करेंगे। यदि सरकार इन देश विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो इस तरह ये लोग अपने उद्देश्यों में सफल हो जाएंगे। ये आज से 2 साल पहले लिख दिया गया था, तकरीबन 3 साल 3 साल पहले ये मैंने ये लिखा था। मैं दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को ये किताब। तो देखिए, अब जब बात है ये सेडिशन, देशद्रोह की बात आती है तो मुझे याद आता है लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो यहाँ के वाइसरॉय थे 1905-1906 में, और उस समय जो एक लॉर्ड जॉन मॉर्ली जो थे, वो जो लंदन में थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। तो इन दोनों ने मिलकर ये पूरी कम्युनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। कम्युनल इलेक्टोरेट्स बनाया था। अब फूट डालो राज करो वाले ने। जी। तो उन्होंने आगा खान को बुलाया, और आगा खान को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि हमारे पास ये मांग लेके आओ कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। आगा खान गए, उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। बड़े हर्ष के साथ उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया, और वहीं पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये मैं 1906 की बात कह रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जो मिंटो की जो पत्नी है, मिसेस मिंटो, वो अपने सहेली को ब्रिटानिया में लिखती है इस घटना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अवार्ड के बाद, कि आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हुआ है कि अब हमें हमारे राज में कोई खतरा नहीं है। हम सालों साल राज करते रहेंगे, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम जो है वो बिल्कुल दो धड़े में बट गए। अब ये आगा खान कौन था? क्या आप विश्वास करेंगे कि आगा खान के दादा को 1835 में हिंदुस्तान ने, जब ईरान से उनको भगाया गया था, तो हिंदुस्तान ने उनको शरण दी थी। और ये आदमी, तो देखिए हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 50 साल के बाद वो गोरी चमड़ी का असर फिर दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। हाँ। अब आप देख लीजिए कि इसमें आगा खान कौन है, और मिसेस मिंटो का कहाँ पुनर्जन्म हुआ है। तो ये जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या है, ये लोग इंडिया के नाम पर यहाँ आए और भारत को लूटने लगे। भारत माता की आबरू के साथ खिलवाड़ करने लगे। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जाता रहता हूँ, कोई आज से कई साल हो गए। तो एक बुजुर्ग राजदूत, वो हाई कमिश्नर थे, डिप्लोमेटिक कोर के थे, वो इंडियन हाई कमीशन लंदन में वो उच्चायुक्त थे।
और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, मैं किसी घटना से बहुत परेशान नहीं होता, मैं लोगों से भी परेशान नहीं होता हूँ, मैं बड़ा हैप्पी गो लकी आदमी हूँ, और कोई चीज़ मुझे ऐसे घातक नहीं लगती है मुझे, मतलब मेरे फीलिंग्स को। लेकिन उन्होंने कहा कि इस महिला के लालचपन ने मुझे बहुत परेशान किया, और उसने कहा कि इस लालची महिला को जब मैं देखता हूं तो मतलब मैं बड़ा परेशान हो जाता था, क्योंकि इसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने ये बात आज से कुछ साल पहले कही थी। अब इस महिला ने कॉमनवेल्थ गेम्स को इंडिया के नजरिए से देखा। आप समझ रहे हैं, इंडिया के नजरिए से देखा और लूटपाट किया। अच्छी खासी। अगर भारत के नजरिए से देखती, अगर भारत माता के नजरिए से देखती, तो कोई इस तरह के आयोजन में, जहां पर आपकी शाख लगी हुई है, जहां पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपका मुआयना कर रही है, उसके साथ हम इस तरह के लूटपाट नहीं करेंगे। और तब मुझे कभी कभी इस बात पे लगता है कि इसी देश में ऐसे नहीं है, विदेशी महिलाएं आई हैं, एनी बसंत, हाँ, सिस्टर निवेदिता। एनी बसंत तो एडमिरल की बेटी थी। सिस्टर निवेदिता कितनी बड़ी वो सनातन धर्म की वो थी। जिस महिला ने ये परमवीर चक्र आपका डिजाइन किया है, वो भी महिला विदेशी थी। ठीक है, वो भी मतलब आपके जो सनातन स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बहुत बड़ी स्कॉलर्स थी। अगर आप परमवीर चक्र देखेंगे तो उसमें दधीची का वो, ठीक है ना। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो भी एक दौर था, वो भी कितनी मतलब वो भारत माता की सच्ची संतान थी। और इस महिला के बारे में मैं क्या कहूँ। अब आप इस राजकुमार को देखते हैं कि हर 2 महीने पर ये ब्रिटेन या अमेरिका जाता है, तमाम कंट्रीज में जाता है तो इंडिया के पासपोर्ट पे, लेकिन वहां पहुंच के भारत को गाली देने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये टुकड़े गैंग का ये सरदार है, और ये फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये जानता है कि जब तक इन संस्थाओं को कमजोर नहीं किया जाएगा, उसका राज में आना मुश्किल है। उसका वो कभी भी मतलब यहाँ पर राज नहीं कर सकता, सत्ता नहीं हासिल कर सकता है। आपने सही कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ये 2018 में गया था। वहाँ कर्मचारियों से इन्होंने इनका एक संबोधन था, उनसे बातचीत की, और अपने संबोधन के दौरान इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात कही जिससे ये बू आती है कि वो कहीं उनको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो जो वहाँ के जो HAL के एम्प्लॉयज हैं। और ये कह के, अब देखिए कितनी चतुराई से उसने बात कही। उसने कहा कि दुनिया में केवल 2 देश है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, और वो है भारत और चीन। यहां तक कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन अमेरिका से मुकाबला क्यों, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगला जो उन्होंने वाक्य कहा कि और ये इसलिए ये HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बदौलत ये सब हुआ है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं होते तो ये संभव नहीं था। और ये बात वो भूल गया कि HAL को अगर किसी ने
कमजोर करके रखा था, उसकी क्षमता को कमजोर, उसको बांध के रखा था, कांग्रेस पार्टी थी। तो वो उसके पूर्वज थे। हाँ। कभी भी इन्होंने, अभी तो आप देख रहे हैं ना कैसा इंडिजिनियस ड्राइव चल रहा है, स्वच्छता की तरफ हम अग्रसर हैं। कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे बनाए हुए जो तेजस जहाज है उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट के दुनिया के कई देश इसमें उन्होंने रुचि जाहिर की है। लेकिन इसके पूर्वजों ने कभी बियॉन्ड लाइसेंस प्रोडक्शन इसको आगे सोचने का, उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया। और तो और साहब, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि इसके पिताजी और चाचा एक ही घर में रह के 2 प्रतिद्वंदी लड़ाकू विमान निर्माता के लिए अलग अलग रूप से दलाली करते थे। अच्छा जी। तो अब ये है कि अब उनका क्या था कि ये जो पूरी जो हमारी सामरिक स्ट्रेटेजिक सोच है, हमारा जो पूरी जो अभी जियोपॉलिटिकल थॉट है हमारी, वो ये आदमी उस पर प्रहार कर रहा था कि ये पूरे जो आप इंडो पैसिफिक या क्वाड्स का जो है, या इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हमारा सामरिक गठबंधन है, उसको निशाना बनाया जाए। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जितने जो ये सामरिक गठबंधन होते हैं, एक तो ये परमानेंट नहीं होते। जब भूगोलिक हालात, मतलब जियोपॉलिटिकल हालात जब बदलते हैं, भू राजनीतिक जिसको कहते हैं, उसके साथ हमारे जो स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस है वो बदलते हैं। लेकिन आज के हालात में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि चीन एक है जिसके प्रति ये पूरे माँ बेटे दोनों बहुत कायल है, ठीक है ना? नहीं, उसकी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि उसमें ये दोनों माँ बेटे बहुत कायल हैं। वो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि पीओके के होके गुजरते हुए पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच वो पहुंच रहा है, वो गदर तक, ठीक है। चीन वो देश है जिसने इनको न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान को। चीन वो देश है जो इनके बचाव में आता है, इनके जितने दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं उनकी बचाव में अंतर्राष्ट्रीय पटल में आता है, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा के, ठीक है ना। चीन वो देश है जो भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ बेस बना के उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसे हालात हो तो आपके पास विकल्प क्या है? लेकिन फिर भी ये माँ बेटे दोनों, मैंने कहा चीन के लिए दोनों बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं, इसके बारे में आगे भी चर्चा करूंगा, कि इनको कहीं लगता है कि चीन अपने गतिविधियों से बॉर्डर पर और अथवा डिप्लोमेटिक स्तर पे इनको सत्ता में आने में भारी मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ थ्रेट परसेप्शन पे होता है, जो मैंने आपको कहा, इंडियन ओशन का एग्जाम, हिंद महासागर का दिया मैंने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, न्यूक्लियर फैक्टर का दिया मैंने, जिहादी फैक्टर का दिया। ये सब थ्रेट परसेप्शन है जिसके कारण हमें स्ट्रेटेजिक हमारा पार्टनरशिप होता है, सामरिक गठजोड़ होता है, यह हमारा थ्रेट परसेप्शन है। लेकिन इस माँ बेटे के लिए कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं, मतलब इनको इस थ्रेट परसेप्शन से इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका सिर्फ थ्रेट परसेप्शन है नरेंद्र मोदी, इनका सिर्फ थ्रेट परसेप्शन है नरेंद्र मोदी। अब ये इतने चीन परस्त हैं, इस तरह से बिक गए हैं चीन के तरफ, कि आपने देखा था कि वो 2017 में जब डोकलाम क्राइसिस जब हुआ था, तो ये किस तरीके से छुप छुप कर वहां पे दूतावास में ये जा रहा था। पहले तो इसने मना ही की, लेकिन जब लोग
बिल्कुल वो सबूत लेके हाँ, आए, फुटेज आ गई। फुटेज आ गई। तो ये फिर इसने कहा कि मैं गया था हालात जानने के लिए। अब बताइए, कोई विपक्ष का नेता जाए चाइनीज दूतावास में, जो कि वही कल्प्रिट है, जिसके कारण पूरा पूरा देश जो है वो मतलब उसको रिएक्ट कर रहा है, उस मिलिट्री, उसको क्या बोलेंगे, उसके मिलिट्री पोस्चरिंग से। आप उससे पूछ रहे हो जाके कि भैया तुम ऐसा क्या कर रहे हो? आपको अगर इतनी जानकारी हासिल करनी थी तो आप अपने उससे सरकार से करते। आप परमिशन ले लेते, आपको आर्मी चीफ बता देता या कोई और बता देता, आपको फॉरेन ऑफिस में कोई बता देता, आर्मी में को कोई तो बता सर देता। वैसे ही बदनाम करने पे ठीक है तुले ना? हुए हैं लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डोकलाम क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको जो कहते हैं ना मिलिट्री, कैलकुलेटेड मिलिट्री मनूवर। अच्छा। मतलब उसको मैं अगर हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करने के लिए कहें तो सैन्य पैतरेबाजी। क्या बॉर्डर पर पैतरेबाजी कर रहे हैं? जब ये डोकलाम क्राइसिस हो रहा था तो कुछ नहीं था, ये सब डोकलाम में ये पैतरेबाजी हो रही थी। और ये पैतरेबाजी का ये था, क्या था इसका उद्देश्य, क्या था इसके मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि किसी तरीके से भारत को पेनिट्रेट करके, और केवल इन्होंने 25 किलोमीटर पेनिट्रेट करना था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सब में, और पेनिट्रेट करके वो पहुंचना था चिटागोंग के। कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया, उस तरीके से चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, तिब्बत से सीधे चिटागोंग को, तो 25 किलो इन्हों पेनिट्रेट करना था। उसमें उनको इन कुछ राजनीतिकों की जरूरत पड़ी, और उन्होंने कई को खरीदने में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने देश के एक दो मुख्यमंत्री को वो खरीदने में सफल हो गए थे। भूटान नहीं बिका, भूटान में इन्होंने बहुत कोशिश की, वहां पर भूटान में लोग नहीं लेकर बिके, लेकिन हमारे यहाँ ये बिक गए। तो इसका लक्ष्य क्या था मैंने आपको बता दिया। अब ये इनका क्या, जो मैंने कहा, इनका ये सोचना है कि ये जो सुयोजित तरीके से, अगर अंग्रेजी में उसको मैं बोलूँ तो कैलिब्रेटेड जो मनूवर से, वो सोचते हैं कि वो भारत को नीचा दिखा सकते हैं। अगर चीन भारत को नीचा दिखा देता है किसी तरीके से, आप जैसे बार बार आप जाते हैं, कहते हैं जमीन लुट गई, जमीन दे दिया, वो दे दिया, ठीक है ना? ये सर अपने आप सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। तो इसका कारण ये है कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, और फिर चीन की मदद से वो सोचते हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों की मदद से हम सत्ता पे हम काबिज हो जाए। हाँ, तो इसलिए आप जान लीजिए कि आज ये माँ बेटे का ये उद्देश्य है कि अगर भारत को कहीं भी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल, मान लीजिए चीन से किसी भी क्षेत्र में अगर हार हो जाती है तो ये उनकी जीत हो गई है। अब तो वो जमाना है नहीं, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ वो काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर होता है, और उसमें अगर कुछ होता है भारत को किसी तरह, तो ये सबसे ज्यादा खुश ये लोग होंगे, क्योंकि भारत की हार में ही इनकी जीत है। इनकी जीत है, समझ ले। अब ये आदमी कैलाश मानसरोवर जाता है। मुझे याद है कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा, और ये फुटेज है, मैं कोई अपने मन से ये बात नहीं कह रहा हूँ, कि ये जब बेंगलोर पहुंचता है तो बेंगलोर में एक पादरी, और दिस इज ऑन टेलीविजन, वो पादरी उस समय नवरात्रि चल रहे थे, और वो पादरी इसको कह रहा है कि नहीं ये जो देवी है और ये सब कुछ नहीं है, असली मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी, और ये चुपचाप ये सुन रहा था। और वो आदमी को इतनी आस्था जाग गई कि वो कैलाश मानसरोवर जा रहा है, इतना बड़ा शिव भक्त हो गया।
और ले जाने वाला कौन? तो ये चाइनीज एम्बेसडर। क्यों इसके लिए प्रोटोकॉल तोड़ा? कब इनकी घनिष्ठता इतनी बढ़ गई? भाई एक्चुअली में तो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना, कोई ऑफिशियल पोस्ट तो है नहीं। और इतने ये कब ये आ गए? इतने नजदीक कब आ गए? हाँ मालूम है हम लोग को, इन्होंने एमओयू साइन किया था 2008 में, एमओयू साइन किया था। और उस एमओयू का यही था कि भाई आप हमको राजनीतिक रूप से मदद करेंगे। तो ये तो एक तरफा है ना, मसौदा तो सामने नहीं आया ना सर। नहीं, एक तरफा इसलिए है कि आप एक मान लो एक इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू साइन कर, आप रेसिप्रोकल वे में हम तो नहीं साइन कर सकते ना, क्योंकि चीन में तो कोई ऑपोजिशन पर विपक्ष की पार्टी है ही नहीं। तो जब भी आप वहां के, और उन्होंने आईएलडी जो जैसे हमारे यहाँ आरएनडब्ल्यू है या आईएसआई है, उनका जो इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट है वो उसी तरह का, वो उनका एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। अब देखिए चीन का जो राजनीतिक प्रभाव है, जैसे जैसे उसकी आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक रूप से वो समृद्ध होता गया चीन, वैसे वैसे चाइना का जो टेंटिकल्स है दूसरे देशों के, और इसमें पश्चिमी देशों में खासकर, उसके जो टेंटिकल्स है, उसका जो प्रभाव है वहाँ इन देशों की राजनीति पर, वो बढ़ता गया। अमेरिका में भी कहते हैं कि इन्होंने सारी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी फंडिंग होती है चीन के द्वारा। वहाँ पर मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा, जो सबसे प्रभावशाली जो मीडिया हाउसेस हैं उन पे इनका प्रभुत्व है, ठीक है। उसी तरह आपने ये जस्टिन ट्रूडो का भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इनके चुनाव में चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। नेपाल के बारे में, नेपाल का तो आपने देखा कि इन्होंने, ऐसा लग रहा था बीच में कि पूरी व्यवस्था को ही इन्होंने खरीद ली थी, ठीक है। भारत में जब मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ तो ये माँ बेटे और प्रचंडा में क्या फर्क है? सही बात, सही बात। ओलंपिक्स में 2008 के ओलंपिक्स में प्रचंडा भी गया था, अभी भी जाने वाला है 5-6 दिन की यात्रा पे, और ये माँ बेटे भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ खेल कम और ये असली खेल ज्यादा, ये भारत विरोधी खेल ज्यादा हो रहा था। और राजवर्धन सिंह राठौर ने लोकसभा के फ्लोर में उसने कहा कि जब हम वहाँ थे तो पता चला कि माँ बेटे आए और ये कहा गया कि वो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर उनको प्रोत्साहन देने के लिए आएंगे, हम तो इंतजार करते रहेंगे, लेकिन वो माँ बेटे कहीं नहीं दिखे। एमओयू साइन करने में ये तो एमओयू साइन करने में ये थे। उसके बाद हम आते हैं इस पे, ये मैंने कहा जैसे कि ये इनको बहुत भरोसा है कि चीन, पाकिस्तान और यहाँ के जो वामपंथी और खालिस्तानी उसमें अपने आप शामिल हो जाते हैं, इन लोगों के सहयोग से ये गद्दी हासिल कर सकते हैं। और इसका प्रमाण है 26/11 इन्होंने करवाया। और मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि इतनी बड़ी एक मैरीटाइम टेररिस्ट अटैक या मैरीटाइम जिहादी हमला, समुद्री जिहाद जिसको कहते हैं, जिसके की रैमिफिकेशंस, जिसका की असर बहुत व्यापक और भयानक हो सकता था। इतना बड़ा कदम उठाने के पहले क्या एक स्ट्रैटेजिक, मतलब पार्टनर, मतलब एक जो कि कहते हैं नो हायर देन माउंटेन्स एंड डीपर देन ओशंस, क्या चीन को इसके बारे में पता नहीं था? बिल्कुल। तो चीन को पता था तो हमारे भी लोगों को पता होगा इसका। और उसका, इसके बारे में तो हमने काफी चर्चा करी कैसे हमारा वॉर रूम ये था। तो 26/11 इन्होंने करवाया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से
मिलकर कई बार मोदी को रास्ते से हटाने का कोशिश किया इन्होंने, ठीक है ना। मदद मांग रहे थे वहाँ मदद जाके। मांग रहे थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं वो मोदी को हटाने के हाँ, लिए। मोदी को हटाने के लिए ये सब। अब ये देखिए कि इनकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ गई, और इनका चीन प्रेम, या इतने चीन परस्त थे कि ये रफाल का जो मामला था, ये केवल इन्होंने जो ये पूरा जो कंट्रोवर्सी उठाया, इस पर जो विवाद खड़ा किया, वे विवाद सिर्फ चाइना के कहने पे किया, क्योंकि उनको मालूम था कि चाइना जो है जब ये रफाल यहाँ पर आएगा, और जब रफाल को आप केवल उसको अगर आप ग्लोब मास्टर C-17, ग्लोब मास्टर C-130, S-400, ये सबको मिला जुला के देखें तो पूरी जो सैन्य परिस्थिति जो थी, वो बिल्कुल जो सामरिक जो संतुलन था वो इंडिया के फेवर में आ रहा था, इसलिए इनको बेचैनी थी। अब ये सभी जगह पत्थर अपना, पहले तो इन्होंने उसको स्कटल करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, फिर ये वो अपना सर पीटने लगे। वहां से इनको वो आ रहा था कि बताओ इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, वो इनको पता नहीं चल रहा था। तब जब ये पता नहीं चला, तब इन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। न्यायपालिका में भी हर तरह के लोग हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। फिर आपने देखा वो सील्ड कवर, सब नौटंकी हुआ, सील्ड कवर में वो मंगाया गया, कितना शेयर किया न्यायपालिका के साथ, लेकिन और पहली बार हिंदुस्तान के उसमें कोई वर्दी में लोग अपना हेडक्वार्टर छोड़ के पेश हुए थे वहाँ न्यायालय में। पेश शब्द पता नहीं इस्तेमाल करना ठीक होगा, लेकिन उनको बुलाया गया था, ठीक है ना। अब ये जो रफाल पर जो ये विवाद खड़ा किया, उसका एक उद्देश्य या उसका निशाना क्वाड्स या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी था। और आपने इसके पहले देखा होगा कि ये सेना के साथ ही इस तरह का बर्ताव, इस तरह का खिलवाड़ आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले केस में देखा आपने। पैसा गया ये किसके पास, एक उन्होंने एक स्केपगोट बनाया उस बेचारे वो एयर चीफ को। क्या हुआ उस केस का, उस केस का क्या हुआ। और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान और जॉर्ज सोरस के, या वो क्या है वो नेवली राय, क्या नाम था उसका, देखिए नाम बोल रहा हूँ, वो नेवली रॉय सिंघम, इनकी मदद से हम गद्दी पे हम सत्ता जमा सकते हैं। तो उसमें आप खालिस्तान भी जोड़ दीजिए, तो मैंने जैसे कहा, तो खालिस्तान में जोड़ते हैं तो आप ये फिर आप किसान आंदोलन, फिर किसान आंदोलन से आप जोड़िए तो वो उन पर मोदी साहब पर जानलेवा हमला, ये सब के सब नालायक वहां पहुंचे हुए थे, ये सिंगूर बॉर्डर पे। तो आपने दो जगह पर ये देखा, आपने ये देशद्रोहियों का समूह, कौन देशद्रोही है, कौन देश का टुकड़े टुकड़े चाहता है, वो तो यहाँ पर आपके जब ये शाहीन बाग में आपको एक साथ दिखे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो सिंगूर बॉर्डर पे दिखे। ये सब कहते हैं ये नालायक लोग। तो अभी ये वक्त आ चुका है कि हम इसको ये जो हकीकत है उसको हम बिल्कुल ईमानदारी से देखें। और ये कोई व्यक्ति राजनीति में चला जाता है, इसका मतलब नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया है देशद्रोह का। कल एक, मैं राजनीति की जब बात कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा में देख रहा था, एक शख्स वो उठा, उसने कुछ एक बड़ी कविता पढ़ी, उसने वो प्रोज पढ़ा, वो वाल्मीकि के उसमें
ठाकुरों के ऊपर उसने कुछ बोला। फिर उसी पार्टी के एक ठाकुर नेता ने इसके खिलाफ, तो ये किसको नहीं मालूम है कि ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये एंटी नेशनल और नेशनल के नेशनलिस्ट क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इसका एक ही फर्क है, एक नेशनलिस्ट जो है वो समाज को जोड़ता है और एक एंटी नेशनल है वो हमेशा टुकड़े टुकड़े की बात करेगा, ठाकुर ब्राह्मण में टुकड़े टुकड़े की बात करेगा, जो बिजनेस क्लास जो है, इंडस्ट्रियल क्लास है, उसके टुकड़े की बात करेगा। वो अपने सेना जो आपकी सशस्त्र सेनाएं हैं उसमें वो फूट डालने की कोशिश करेगा, जैसे मनोबल गिराने की कोशिश करेगा, उसकी मनोबल गिराने की कोशिश करेगा कि आपने जमीन दे दी। ठीक है, अब वो आप जो भी बोलते रहे कि आप ये नहीं है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो ये क्या आप कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि मैं भी उस इलाके में, जैसे जहाँ पे अभी स्टैंड ऑफ है, ठीक है ना, लद्दाख की बात करो, मैंने भी वहाँ पर है। एक किंच साहब, हमारे यहाँ प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा, यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी इंच ऑफ टेरिटरी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब गोली ही नहीं चलती है तो मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से जब जमीन हासिल करते हैं और किस तरह से जमीन खोते हैं। ठीक है ना, रेसलिंग बाउट तो है नहीं। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि ये षड्यंत्र बहुत दिन से चल रहा है। एक उसका नाम था ये तेज प्रताप यादव, वो बीएसएफ का, उसने एक खाने के ऊपर में एक बड़ा विवाद खड़ा किया था। और मैं उस समय भी मैं खुलकर मैंने कहा था कि मेरी जो अपनी मेरा अपना जो अनुभव है, आज तक जब इस देश के पास पैसा नहीं भी था, पहले इतना पैसा नहीं था, ठीक है ना, इकोनॉमी की साइज जो है वो कम थी, ठीक है ना, लेकिन खाने पीने की हमारे यहाँ कभी कमी नहीं है। और मालूम है उसको तैयार किया गया था, वो बनारस में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसने मोदी के खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा था, दाल कुमार जी। और एक बात मैं बता दूं, ये इस शख्स को, इस 50 साल के नौजवान को, नवयुवक को, कि देखो ये जो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जिस वंशवाद को जिसके आप प्रतिनिधित्व करते हो या सबसे बड़ा उदाहरण हो, उस वंशवाद में सबको मालूम है कि सबसे ऊपर में राजकुमार होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर में राजकुमार होता है, उसके नीचे उसका कुत्ता होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और फिर तीसरा चौथा कोई नहीं होता, तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कृपया करके भारत के सेना को ये वंशवादी चश्मे से देखना बंद कर दें। यहाँ पे एक अफसर और जवान एक टीम की तरह है, वो दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे अफसर जो हैं वो बिल्कुल आगे से नेतृत्व करते हैं, और आपने इसका उदाहरण कारगिल में देखा, और अभी 19 राष्ट्रीय राइफल्स में कमांडिंग ऑफिसर और एक मेजर, और इसके पहले कितने कमांडिंग ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। तो कृपया आपकी जो ये घिनौनी, जो ये वंशवाद की जो राजनीति है ना, उसकी छाया, उसकी गंदी छाया, या इन जो ये परिवारों की जो गंदी छाया है, ये भारतीय सेना पर न पड़ने दे। ये बहुत संस्कारपूर्ण संस्था है, आपकी तरह ये संस्कारहीन नहीं है।
दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।